गुड मॉर्निंग। हम लोग जीव विज्ञान देख रहे हैं यानी बायोलॉजी। बायोलॉजी में देखेंगे जीव विज्ञान की उपशाखाएं। सार संग्रह में जो 28 साल में जो प्रश्न पूछे गए हैं लगभग सभी को देखेंगे, सीधा देखेंगे, कुछ घुमाव नहीं। एक्स्ट्रा बातें मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि आप जब भी रिवाइज करेंगे तो आप इसको आराम से रिवाइज कर पाएँ। एक्स्ट्रा बातों से परेशानी होगी रिवीजन के टाइम में। शुरू करते हैं। सामान्यतः विज्ञान शब्द प्रत्येक सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान या अनुभव के लिए प्रयुक्त होता है। इसे मुख्यतः दो भागों प्रकृति विज्ञान या नेचुरल साइंस तथा सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में विभाजित किया जा सकता है। प्रकृति विज्ञान दो प्रमुख शाखाओं फिजिकल साइंस तथा लाइफ या बायोलॉजिकल साइंस में विभाजित होता है, जो पुनः कई शाखाओं व उपशाखाओं में विभाजित हो जाता है। लैमार्क तथा ट्रेविरिनेशस नामक वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो देखिए ये जो है ना, एकदम ध्यान रखिए कि सर्वप्रथम किसने, तो लैमार्क तथा ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान का प्रयोग किया था, यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। किसने? लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। ठीक है। साइंस ऑफ बायोलॉजी किसको बोलते हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए एक बार। वैसे तो मैं आगे कभी न कभी जरूर बताऊंगा। जीव विज्ञान की उपशाखाएं देखिए, तो सबसे पहले है जूलॉजी, विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन। बॉटनी, विभिन्न प्रकार के पादपों और उनके क्रियाकलापों का अध्ययन। पैलियोबायोलॉजी या जीवाश्मिकी, जीव जंतु एवं पादपों के जीवाश्मों का अध्ययन। पैलियोबॉटनी, पादप जीवाश्मों का अध्ययन। इकोलॉजी, सजीव पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन। इकोलॉजी, सजीव पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन। जेनेटिक्स, जीवों के आनुवंशिक लक्षणों तथा उनकी वंशागति का अध्ययन। फिजियोलॉजी, शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्यविधियों का अध्ययन। पेडोलॉजी यानी मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन, यानी मिट्टी से संबंधित जो अध्ययन होती है इसको पेडोलॉजी बोलते हैं। जेरेंटोलॉजी, मनुष्य में वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं का अध्ययन। देखिए जैसे जैसे आयु वृद्धि का अध्ययन सीधे समझिए। जेरेंटोलॉजी का मतलब हो गया आयु वृद्धि का अध्ययन। जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है वैसे उसके स्वभाव में, उसके शरीर में और उसके सामाजिक जीवन में जिस तरह का परिवर्तन होता है उसको जेरेंटोलॉजी के तहत उसका अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी, मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन है। इथोलॉजी। बायोनिक्स, जैविक जगत के गुणों सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण करना। बायोनोमिक्स, जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन है बायोनिक्स। अब मायोलॉजी, मनुष्य की पेशिका का अध्ययन है मायोलॉजी। मैमेलॉजी, स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन है मैमेलॉजी। बायोनॉमी, जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन है बायोनॉमी। बायोमेट्री, गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन है बायोमेट्री, कंफ्यूज नहीं करिएगा। फ्रेनोलॉजी, मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन है। फ्रेनोलॉजी, मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन। एंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन। एग्रोस्टोलॉजी, घास से संबंधित अध्ययन। पैलिनोलॉजी, विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन। ऑन्कोलॉजी, कैंसर व संबंधित ट्यूमर का अध्ययन। टेरेटोलॉजी, शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन। कॉन्ड्रोलॉजी, उपास्थि से संबंधित अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन। सेरोलॉजी, रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन। हीमेटोलॉजी, रुधिर का अध्ययन। न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन। लिथोट्रिप्सी, एक चिकित्सकीय प्रक्रिया जिसके किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है। पैथोलॉजी, रोगी की प्रकृति, लक्षणों व कारकों का अध्ययन। पैरासिटोलॉजी, परजीवी जीवों का अध्ययन। वायरोलॉजी, विषाणुओं, वायरस का अध्ययन।
बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, मिरमेकोलॉजी चींटियों का अध्ययन, मैल्केलॉजी मोलस्क और उनके खोलों का अध्ययन, एक्योलॉजी मत्स्य की रचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन, सर्पेंटोलॉजी सर्पों का अध्ययन, हर्पेटोलॉजी उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, डर्मेटोलॉजी त्वचा तथा उनके रोगों का अध्ययन, ट्रोफोलॉजी पोषण एवं पोषण विधियों का अध्ययन, टेटोलॉजी उपार्जित लक्षणों का अध्ययन। अब देखते हैं प्रमुख शब्दावलियाँ एवं संबंधित उत्पाद। एपीकल्चर व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में परागण हेतु मधुमक्खी पालन, यह है एपीकल्चर। एवीकल्चर पक्षी पालन है एवीकल्चर। एक्वाकल्चर जलीय जीवों जंतु एवं वनस्पतियों का संवर्धन है एक्वाकल्चर। एल्गाकल्चर एक्वाकल्चर का एक प्रकार जिसके अंतर्गत शैवालों की कृषि की जाती है। पीसीकल्चर मत्स्य मछली पालन। एग्रीकल्चर फसल संवर्धन पशुपालन तथा कृषि से संबंधित विज्ञान। सेरीकल्चर कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन। सिल्वीकल्चर वन संवर्धन। स्पॉन्जीकल्चर स्पंज संवर्धन। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती या पुष्प कृषि। ओलेरीकल्चर सब्जियों की कृषि। अर्बोरिकल्चर वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि। हॉर्टिकल्चर फूलों फलों सब्जियों व मसालों की खेती। पोमोलॉजी फलों की कृषि। एग्रोनॉमी फसलों की खेती। वर्मीकल्चर कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केंचुआ पालन। ओस्ट्रीकल्चर व्यापार हेतु सीपों यानी ऑयस्टर्स में कृत्रिम प्रजनन। ओलीकल्चर जैतून यानी ऑलिव्स का उत्पादन संरक्षण तथा व्यापार। हेलीकल्चर घोंघे का संवर्धन। विटीकल्चर अंगूर उत्पादन। मेरीकल्चर मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों जंतुओं व वनस्पति का संवर्धन। मोरीकल्चर शहतूत की खेती। देखिए इसमें जो है ना अंगूर की खेती वाला जो मामला है विटीकल्चर, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो इसमें से बाकी भी कई चीज़ें हैं जो पूछी जा सकती है और कभी भी पूछी जा सकती है। अब चलिए इसको देख लेते हैं। तो हाइड्रोपोनिक प्रणाली द्वारा पादप संवर्धन, जिसमें बिना मिट्टी के वनली जो है पानी के सहयोग से जो खेती की जाती है। कई बार लोग छतों पर हाइड्रोपोनिक्स विधि से बहुत अच्छी खेती करते हैं और इसमें पौधे की वृद्धि भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मिट्टी में अंदर प्रविष्ट करने के लिए जड़ों को अतिरिक्त ताकत नहीं लगानी पड़ती है। पानी में उनको सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं। तो देखिए पानी है, पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इसमें डाला गया है। वायु पत्थर है, एयर स्टोन है यहाँ पर बीच में, और वायु पंप है यहाँ पर, ठीक है ना, ये यहाँ पर वायु पंप है। तो इस हिसाब से हाइड्रोपोनिक प्रणाली द्वारा पादप संवर्धन जो है वो संभव है। हाइड्रोपोनिक क्या है, तो पानी के अंदर जो है उसका सब्जियों का उत्पादन बिना किसी मिट्टी के, और हवा में भी जो है कई बार जो है सब्जियों का या फसलों की खेती की जाती है। तो कई बार लोग घरों के छत पर पाइप्स के अंदर में प्लास्टिक की पाइप्स को काट के हाइड्रोपोनिक्स विधि से अच्छी खेती करते हैं और उसमें अपने ज़रूरत के हिसाब का सब कुछ उगा लेते हैं, धनिया पुदीना वगैरह, और कई बार तो बाहर एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। और बिहार में छत पर खेती करने के लिए जो है ना कृषि विभाग 300 वर्ग फीट में काफ़ी कुछ योजनाएं चला रहा है। तो हम लोग इनको भी करंट अफेयर्स में हम लोग देखेंगे कि भाई कैसे चला रहा है और इसके क्या प्रॉस एंड कॉन्स है। अब देखते हैं सिट्रीकल्चर, खट्टे फलों व फल उत्पादों का संवर्धन, यह है सिट्रीकल्चर। हाइड्रोपोनिक्स या एरोपोनिक्स ये क्या है, या एरोकल्चर ये क्या है, मृदा विहीन पादप संवर्धन। हाइड्रोपोनिक्स में पानी में, एरोपोनिक्स और एरोकल्चर में दोनों में हवा में ही यानी मृदा विहीन पादप संवर्धन होता है। वेजिकल्चर सब्जियों एवं पौधों की खेती, मुख्यतः जड़ वाले फसलों की कृषि जिनमें कायिक प्रवर्धन होता है। चलिए ये छोटा सा इसका थ्योरी था, तो हम लोग इसके साथ ही इसके सारे कितने प्रश्न जो आए हुए हैं 28 सालों में सबको देख लेते हैं। जंतु विज्ञान अध्ययन करता है, तो जाहिर सी बात है जीवित व मृत जानवरों दोनों का अध्ययन करता है कौन, जंतु विज्ञान। जीवित व मृत जानवरों का अध्ययन क्या है, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी है।
जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित एवं मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान, बायोलॉजी की एक प्रमुख शाखा है जिसके जनक अरस्तु माने जाते हैं। ठीक है ना। यानी जूलॉजी के जनक कौन है? तो ये अरस्तु हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। तो देखिए इसमें पक्षी जो है ना, अभी अभी हमने देखा पक्षी क्या है, ऑर्निथोलॉजी है। वंशागति क्या है? जेनेटिक्स है। पर्यावरण क्या है? इकोलॉजी है। और जीवाश्म क्या है? पैलियो बायोलॉजी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देखते हैं पक्षी का किसके साथ मिलान होगा। पक्षी क्या है? ऑर्निथोलॉजी है। पक्षी ऑर्निथोलॉजी, वंशागति जेनेटिक्स, वंशागति जेनेटिक्स, पर्यावरण, पर्यावरण किससे संबंधित होगा? ये होगा इकोलॉजी से। और जीवाश्म किससे संबंधित होगा? तो ये होगा पैलियो बायोलॉजी से। अब देखिए फूलों के अध्ययन को कहते हैं, फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। बाकी को भी हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेनोलॉजी है मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन। एंथोलॉजी है फूलों का अध्ययन। एग्रोस्टोलॉजी है घास से संबंधित अध्ययन। और पैलिनोलॉजी है विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन। इसको एक जगह पे लिख करके 2 बार 3 बार एक बार रट लीजिए। इसके बाद से सारे प्रश्नों को देखिए। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, तो ये कहते हैं एंटोमोलॉजी। बाकी को क्या बोलते हैं वो भी देख लीजिए। इकियोलॉजी बोलते हैं मत्स्य की संरचना, कारिकी इत्यादि का अध्ययन। एंटोमोलॉजी है कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन। पैरासिटोलॉजी है परजीवी जीवों का अध्ययन। मैल्कोलॉजी है मोलस्क और उनके खोलों का अध्ययन। निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो यह है जननांकिकी यानी डेमोग्राफिक। अब बाकी को भी देखते हैं कि पारिस्थितिकी विज्ञान, इकोलॉजी, सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन है। अनुवांशिकी, जेनेटिक्स, जीवों के आनुवांशिक लक्षण तथा उनकी वंशागति का अध्ययन है। जनांकिकी या जनसांख्यिकी, मानव जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन है। वायरस विज्ञान यानी वायरोलॉजी, विषाणुओं का अध्ययन है। जनांकिकी या जनसांख्यिकी को अंग्रेजी में डेमोग्राफिक बोलते हैं। और जनसांख्यिकी लाभ को बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो आपको मेंस के अंदर जो है ना इस तरह के प्रश्नों में ये टर्म देखने को जरूर मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो यह है जनांकिकी यानी डेमोग्राफिक। जनांकिकी डेमोग्राफिक के अंतर्गत जनसंख्या एवं मानव समुदाय के समस्त निर्धारक तत्वों तथा उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण एवं बनावट, उसमें पाए जाने वाले परिवर्तन तथा परिवर्तन के उत्तरदायी कारणों जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, क्षेत्रीय संचरण और सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इसके अंतर्गत जनसंख्या के गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों ही पक्षों का अध्ययन किया जाता है। परिमाणात्मक दोनों ही पक्षों का अध्ययन किया जाता है। इसको बोलने में मैं थोड़ा सा लड़खड़ा गया था। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं, तो ये कहते हैं एथनोलॉजी। एथनोलॉजी विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण का तुलनात्मक अध्ययन है। इथनोग्राफी किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन है। इथोलॉजी मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन है। इथिक्स नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत के उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं बायोनिक्स। बायोनिक्स क्या है? जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति का अध्ययन एवं अजैव तंत्रों पर उनका प्रयोग है। बायोनॉमिक्स क्या है? जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन है। बायोनॉमी क्या है? जीवन के नियमों, लॉज ऑफ लाइफ का अध्ययन है। बायोमेट्री क्या है? गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन है। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, तो ये अध्ययन करते हैं, चलिए इनमें से कोई नहीं होगा, बाकी हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। ये पैलियो वनस्पति या
पैलियोबॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्मों यानी फॉसिल्स प्लांट का अध्ययन करते हैं जो कि लाखों वर्ष पूर्व बर्फ, मिट्टी इत्यादि के नीचे किसी प्राकृतिक घटना के कारण दब गए थे। उनकी छाप पत्थरों की चट्टानों में प्राप्त होती है। जीवाश्मों से जैव विकास के वास्तविक ठोस प्रमाण मिलते हैं। प्रोफेसर बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म विज्ञान वनस्पति का जनक यानी फादर ऑफ इंडियन पैलियोबोली कहा जाता है। रेशम कीट पालन को कहते हैं तो ये कहते हैं सेरीकल्चर। देखिए बाकी एपीकल्चर क्या है, तो व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में परागण हेतु मधुमक्खी पालन है एपीकल्चर। ये बार बार पूछा जाता है और ये भी देखिए पूछा ही गया है सेरीकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या है, पुष्प एवं फल दोनों वाले पौधों का अध्ययन है। सेरीकल्चर क्या है, कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन है। फ्लोरिकल्चर क्या है, सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन है। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, ये मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपीकल्चर में। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए सब्जियों की खेती का तो हॉर्टिकल्चर से संबंध नहीं है। हम लोग जानते हैं कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है, फल एवं फूलों का से जो पौधे बनते हैं उनका अध्ययन। अब देख लेते हैं इसमें बाकी सब सही सुमेलित हैं। जैसे फूलों की खेती है फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती है एग्रोनॉमी और फलों की खेती है पोमोलॉजी। तो बागवानी कृषि की एक विशेष पद्धति है जिसके तहत फलों की कृषि यानी पोमोलॉजी, सब्जियों की कृषि ओलेरीकल्चर तथा फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर आती है। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को कहते हैं तो ये कहते हैं ओलेरीकल्चर। निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए जो सुमेलित नहीं है उसमें कौन नहीं है, तो पीसीकल्चर लाख का कीड़ा ये जो है वो नहीं है, है ना। पीसीकल्चर मछली के पालन से संबंधित मामला है तो बाकी सब सही है। देखिए पीसीकल्चर है मछली का मामला, इसमें लाख का कीड़ा ये गलत, ये सुमेलित नहीं है। एपीकल्चर शहद की मक्खी, सेरीकल्चर सिल्कवर्म और हॉर्टिकल्चर फूल ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है, शब्द और अर्थ। देखिए लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन है, ठीक है। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोशों का संकलन है, ये सही है। बाकी को भी देखते हैं। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन या अध्ययन सही है। फिलोलॉजी भाषा की संरचना एवं विकास एवं इतिहास का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन है। आइकोनोग्राफी प्रतिमाओं चित्रकला का अध्ययन है। लेक्सिकोग्राफी का संबंध है तो ये संबंध किससे है, तो देखिए ये है शब्दकोश के संयोजन से। अभी अभी हमने देखा लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश के संयोजन से इसका संबंध है। विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है, तो ये उत्पादित होता है अंगूर। विटीकल्चर अंगूर। कीट संवर्धन क्या है, तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है कीट संवर्धन। कीट संवर्धन कीटों जैसे केचुआ की वृद्धि करने का विज्ञान है। केचुआ कृषकों का मित्र एवं भूमि की आंत कहा जाता है। केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म है तो यह है अर्थवर्म। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहते हैं। केचुओं यानी अर्थवर्म्स के मल से तैयार खाद ही वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। देखिए मिट्टी को खा के जब निकालता है ना तो मिट्टी पूरी उपजाऊ हो जाती है। जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है, देखिए अभी अभी हमने बोला था वृद्ध, यहाँ पे वृद्ध दिया हुआ है ऑप्शन में, आयु वृद्धि से ये संबंधित है। शिशु महिलाएं त्वचा की बीमारी ये सब तो अलग ही मामला है। वृद्ध ये सही होगा उत्तर, है ना, डी होगा। आगे देख लेते हैं। जेरेंटोलॉजी जीव विज्ञान की एक उपशाखा है जिसका संबंध वृद्ध व्यक्तियों से है। वृद्धावस्था में मांसपेशियां शिथिल हो जाती है तथा शरीर के अंग भी युवावस्था की तरह कार्य नहीं कर पाते हैं। आज के वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मनुष्य में बुढ़ापा या जीर्णता लाने के लिए शरीर के कौन कौन से क्रियात्मक परिवर्तन उत्तरदायी हैं। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है, तो यह आनुवंशिकता और विचरण इसका है। जेनेटिक्स आनुवंशिकता और विचरण का है।
जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों, आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को कहते हैं, तो ये कहते हैं जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं के अध्ययन की विधा है। ऑन्कोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। टेरेटोलॉजी शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन है। ऑर्निथोलॉजी जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसके तहत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। जीर्ण यानी वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं, तो ये कहते हैं जेरेंटोलॉजी। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, तो ये संबंधित है मिट्टी से। पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा यानी मिट्टी निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन करते हैं। मृदा एक भौतिक घटक यानी फिजिकल फैक्टर है जिसके हरे पौधे कच्चे पदार्थ के रूप में जल एवं खनिज लवण प्राप्त करते हैं। मिट्टी भौतिक चट्टान के अपक्षय से निर्मित होती है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो ये किया जाता है ऑस्टियोलॉजी के तहत। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का यानी हड्डियों का अध्ययन है। ऑरोलॉजी है पर्वतों का अध्ययन। सीरोलॉजी है रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन। जियोलॉजी है पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है, तो ये होती है ऑस्टियोलॉजी के तहत में। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है, तो ये कहलाता है सर्पेंटोलॉजी। सर्पेंटोलॉजी के तहत सर्पों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी के तहत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इक्वियोलॉजी के तहत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए, तो देखिए साइकोलॉजी, ठीक है ना। देखिए साइकोलॉजी मनोविज्ञान की शाखा है। फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, ये सब शरीर के से संबंधित मामला आता है ना, बैक्टीरिया। तो देखिए फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी जीव विज्ञान से संबंधित विधाएं हैं, जबकि साइकोलॉजी मनोविज्ञान इनसे अलग है। अब आ गया हाइड्रोपोनिक्स क्या है, तो मृदा विहीन पादप संवर्धन, इसके बारे में हमने जस्ट पीछे ही अच्छे से अध्ययन किया था। तो हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। यह पौधे को उगाने की ऐसी विधि है जिसमें भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते। तो चलिए अभी हमने देखा इस पूरे चैप्टर को एक ही साथ डिस्कस किया। बड़ा चैप्टर होगा ना तो उसको मैं थ्योरी और उसके क्वेश्चंस को अलग कर दूंगा, अन्यथा मैं कोशिश करूंगा कि एक साथ ही रखूं। देखिए 45 मिनट से ज़्यादा का अगर मैं क्लास लेता हूं तो उसको भी 2-3 पार्ट में लोगों को देखना होगा। तो चलिए साइंस वाले जो सेक्शन है उसमें ये सारे प्रश्न आपको मिलेंगे साइंस से संबंधित। फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।